आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 2 प्राणियों में पोषण का भाग 1 शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमने पाठ 1 में पढ़ा था कि पादपों में पोषण, तो हमने देखा था कि पादप जो है वो स्वजीवी प्राणी, मतलब कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो पाठ 2 में हम पढ़ रहे हैं प्राणियों में पोषण कि मतलब कि पादपों को छोड़कर जो दूसरे जंतु हैं उनमें पोषण कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि पादपों के अलावा जो दूसरे जीव होते हैं वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो सीधे ही पौधों को खाते हैं, तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो केवल और केवल मांस को खाते हैं, तो वो मांसाहारी कहलाते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मांस और पौधों दोनों से प्राप्त उत्पादों को खाते हैं, तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं। अब हमने देखा कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे उस भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये कुछ पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है। ठीक, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सीधे ही हमारे शरीर में काम नहीं करते हैं। तो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना जरूरी होता है। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं पाचन। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना, ये तो विखंडन कहलाता है, लेकिन यह प्रक्रम जो है पाचन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व गया तो उस पोषक तत्व को सरल पदार्थों में तोड़कर उसका उपयोग करना पाचन कहलाता है। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है और यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग प्राणियों में भोजन को ग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे यहाँ कुछ छोटे कीट लें, जैसे कि मधुमक्खी हैं या मरमर पक्षी हैं, ये जो है पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो इनमें भोजन ग्रहण करने की विधि कौन सी हो गई? चूषण विधि हो गई। कुछ मानव है या कुछ अन्य जंतुओं में जो शिशु होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे कुछ विशाल जीव जो है वो शिकार को समूचा पूरा का पूरा ही निगल लेते हैं। जलीय प्राणी जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव है, वो तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जीवों में खाद्य अंतःग्रहण की विधियाँ भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कुछ जानवर होते हैं जो भोजन को काट कर छील कर खाते हैं, तो भोजन अंतःग्रहण की विधि अलग अलग होगी। जैसे चूषण है, या शिकार को समूचा निगलना है, या छीलना है, काटना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खाद्य अंतःग्रहण की विधियाँ भी अलग अलग होती है। अब अपन इस पाठ में अब हम शुरू करते हैं मानव में पाचन। तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण का मतलब हो गया कि भोजन को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने की क्रिया। तो हम अपने मुख के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में जो भोजन है वो एक सतत नली से होता हुआ चलता है, और यह जो सतत नली है वो आहार नाल कहलाती है। आहार नली या आहार नाल कहलाती है, जो हमारे शरीर में मुख से शुरू होकर गुदा द्वार, मल द्वार या गुदा तक चलती है। अब हम देखते हैं कि इस आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं। तो आहार नाल के निम्न भाग है, जैसे पहला हो गया मुख गुहिका या मुख, दूसरा है ग्रास नली या ग्रशिका, तीसरा आमाशय, चौथा शुद्धांत्र या छोटी आंत, और पांचवा हो गया बृहदांत्र या बड़ी आंत,
और छठा है मल द्वार अथवा गुदा। तो ये तो हो गई हमारे शरीर के अंदर की आहार नली, जिसमें भोजन जो है एक सतत लगातार आगे से आगे बढ़ता जाता है और उसका पाचन होता जाता है। अब भोजन जैसे जैसे इस आहार नली में आगे से आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को उस भोजन के साथ में मिलाती जाती हैं ताकि उस भोजन का और अच्छी और सरल तरीके से पाचन हो सके। तो इस आहार नाल के साथ साथ में हमारे भोजन के पाचन में कुछ ग्रंथियां भी सहायता करती हैं या कुछ ग्रंथियां भी भाग लेती हैं। तो वो ग्रंथियां हो गई लाला या लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए आहार नाल के भागों के साथ में कुछ ग्रंथियां भी मदद करती हैं। अब अपन आगे के भाग, पहला भाग है मुख या मुख गुहिका। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में एक कटोरे जैसी संरचना जो है वो मुख गुहिका है, जिसके द्वारा हम भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जिसे अंतःग्रहण की क्रिया कहते हैं। तो हमारे मुख की संरचना को देखते हैं तो हमारे मुख में दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथि होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दांत। तो हमारे मुख में दांतों की संरचना और उनके कार्य के आधार पर उन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती हैं और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो पहला जो प्रकार है कृंतक, इसका काम होता है भोजन को काटना और ये हमारे मुख में आगे की ओर होते हैं और इनकी संख्या निचले जबड़े में भी 4 और उपले जबड़े में भी 4। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है पूरे मुख में 8। नीचे जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में भी 4। दूसरा जो प्रकार है रदनक, भोजन, इसका काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। जो ये साइड में तीखे जो दांत होते हैं वो रदनक होते हैं, जो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो इनकी संख्या उपले जबड़े में भी 2 और निचले जबड़े में भी 2। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 4। हम देखते हैं कि जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांस को चीर फाड़ के खाते हैं, उन जानवरों में ये रदनक दांत ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। और जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो घास को ऐसे काट के खाते हैं या किसी चीज़ को ज़्यादा कुतर कर खाते हैं, जैसे चूहे हैं, गिलहरी हैं, खरगोश है, उनमें ये जो कृंतक दांत होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। फिर तीसरा प्रकार आ जाता है अग्रचवर्णक। इनका काम होता है भोजन को चबाना। तो ये जो साइड के जो दांत होते हैं वो इनकी संख्या 2 दाईं और 2 बाईं ओर, मतलब कि निचले जबड़े में हो गए टोटल 4, ऐसे कैसे ऊपर भी हो गई 4। तो इस प्रकार हमारे पूरे मुख में अग्रचवर्णक की संख्या हो जाती है 8। फिर आते हैं चवर्णक, जो सबसे पीछे की ओर स्थित होते हैं। इनकी दाईं ओर भी संख्या 3 और बाईं ओर भी संख्या 3। तो टोटल निचले जबड़े में इनकी संख्या हो जाती है 6, ऐसे कैसे ऊपरी जबड़े में भी इनकी संख्या होगी 6। तो टोटल ये जो है हमारे मुख में होती है इनकी संख्या 12। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मुख में टोटल संख्या हो जाती है 32। दांतों की जो संख्या है वो 32 हो जाती है, मतलब कि 16 ही निचले जबड़े में और 16 ही ऊपरी जबड़े में। अब हम देखते हैं कि मनुष्य में या मानव में दांत जो है वो 2 बार आते हैं। एक जब बालक जब छोटा होता है तो 7-8 महीने में उसके दांत निकलते हैं, और जब वह 6-7 वर्ष का होता है तब तक उसके मुख में लगभग 20 दांत निकलते हैं जो गिर जाते हैं। तो वो जो शुरुआत में जो शिशु अवस्था में जो दांत निकलते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं, और 6-7 साल की उम्र में वो दांत गिर जाते हैं और फिर वापस जो नए दांत आते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो वयस्क होते होते उनकी संख्या 32 हो जाती है। तो ये जो बाद में जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य में जो दांत है वो एक तो शिशु अवस्था में हो गए तो वो उग गए दूध के दांत, और फिर स्थायी दांत होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे दांतों की संरचना, उनके प्रकार और उनके कार्य और उनकी संख्या। तो मुख गुहिका का दूसरा भाग है जीभ। जीभ जो है एक कोमल मांसल संरचना होती है जो मुख के पिछले वाले भाग से जुड़ी रहती है और इसका आगे का भाग स्वतंत्र रहता है। अब जीभ के क्या क्या काम होते हैं? तो जीभ के काम होते हैं भोजन को मुख में घुमाना, दूसरा काम हो गया भोजन को निगलने में सहायता करना, तीसरा काम हो गया भोजन के स्वाद का पता लगाना,
क्योंकि जीभ के ऊपर कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसके कारण हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। फिर हमारे मुंह में जो लार बनती है उस लार को भोजन में मिलाना, और साथ में हम जो बोलते हैं तो उस बोलने में भी जीभ हमारी मदद करती है। तो ये जीभ और उसके कार्य हो गए। अब मुंह में तीसरा भाग हो गया लाला या लार ग्रंथि। हमारे मुंह में जो पानी आता है वो लाला या लार ग्रंथि के द्वारा ही आता है। तो लाला या लार ग्रंथि के द्वारा लाला रस स्रावित होता है। ठीक है, अब ये लाला रस क्या काम करता है, तो लाला रस जो है वो भोजन को लसलसा एवं चिकना बनाता है ताकि हम उसको आसानी से निगल सके। फिर मुख की सफाई करता है। हम देखते हैं कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण जो है हमारे दांतों में फंस जाते हैं, फिर बाद में वो सड़कर मुंह में बदबू या कीटाणु पैदा करते हैं। तो उन जीवाणुओं को मारने का, मुख में उन जीवाणुओं को मारने का काम ये लाला रस करता है। अब ये जो लाला रस है इसमें एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है जो हमारे मुख के अंदर ही भोजन का पाचन शुरू कर देता है। मतलब कि यह भोजन में जो मंड होता है उसको शर्करा में बदलता है। तो इस प्रकार हमारे मुख के